Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Adnan Ali Shidad is here. This lecture is for the students of Applied Economics and Term Paper in MSc Economics 4th semester and BS Economics 8th semester. Today we will discuss about the topic of the term paper के जो टाइटल है टर्म पेपर का, वो टाइटल टर्म पेपर का जो है वो कैसा होना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन एंड हाउ टू राइट रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दीज आर द टूडेज लेक्चर कंटेंट्स। आप लोगों ने साइनॉप्सिस सबमिट करवा दिया था बेसिकली, तो ये कुछ पॉइंट जो है वो साइनॉप्सिस में भी मतलब ऐड हैं, लेकिन चूँकि इसमें कुछ बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी साइनॉप्सिस में, तो आप उसको रिवाइज़ करेंगे तो उन डेफिशिएंसीज को भी जो है वो ओवरकम कर लीजिएगा। तो हम उस अब साइनॉप्सिस की तरफ से जो है वो फाइनल टर्म पेपर की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले है टाइटल ऑफ अ टॉपिक। जो आप टॉपिक का टाइटल लिखते हैं, एट दैट मस्ट बी फोकस्ड, शार्प, शॉर्ट, कंसाइज हो। ये तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंथी आपका टॉपिक नेम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपका मेन थीम जो है वो कन्वे करे, अट्रैक्टिव हो। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं ब्रीफ बट कम्प्रीहेंसिव। ब्रीफ हो, कंसाइज हो, शॉर्ट हो, लेकिन वो आपका मेन थीम जो है वो आपको आप पुट अप कर रहा हो, वो आपका मेन थीम प्रेजेंट कर रहा हो। शॉर्ट भी हो लेकिन आपका मेन थीम प्रेजेंट कर रहा हो, तो इस तरह का टॉपिक होना चाहिए। थोड़ा अट्रैक्टिव भी हो उसमें, मतलब आप लाइक ऐसे कह सकते हैं द बॉम्ब ऑफ फॉरेन डेट इन पाकिस्तान है, द बॉम्ब ऑफ फॉरेन डेट इन पाकिस्तान। मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव भी है इसमें और थीम भी क्लियर है कि पाकिस्तान का फॉरेन डेट डिस्कस होगा। ठीक है, और द बर्डन की जगह मैंने बॉम्ब यूज़ कर दिया वर्ड, तो वो थोड़ा सा इस तरह अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं हम। इसी तरह आप कह सकते हैं द मल्टी डायमेंशनल अप्रोच टूवर्ड्स एक्सीजेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, अ केस स्टडी ऑफ सिलेक्टेड एशिया। तो वो मतलब मैंने सारा इसमें, अब देखें टाइटल जो है वो आपका मेन थीम भी प्रेजेंट कर रहा है कि इस कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं, आपका वो भी प्रेजेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी हो, शॉर्ट भी हो, और आपका मेन थीम जो है वो कन्वे कर रहा हो, इस तरह का टाइटल होना चाहिए। इनकम्प्लीट टाइटल नहीं होने चाहिए कि आपके टाइटल जो है वो इनकम्प्लीट हो। आप उस टाइटल को एक दफ़ा, दो दफ़ा, अब बार बार टाइटल को देखें कि जितनी इम्प्रूवमेंट आ सकती है वो आप करें। बाज़ औक़ात आप एक एंगल से टाइटल को देख रहे होते हैं, अगर नेक्स्ट डे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि ये गलत है, ये इसमें मिस्टेक है, हमें इस तरह करना चाहिए। और फिर जब आप डिफरेंट आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं तो उन आर्टिकल्स के टाइटल्स को भी देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि जो अच्छे आर्टिकल्स हैं उनका टाइटल जो है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो उस तरीके से आप अपने टॉपिक का जो है वो टाइटल जो है वो डिज़ाइन करें, जो ब्रीफ भी हो और आपका मेन थीम जो है वो कन्वे भी कर रहा हो। ठीक है ना। आप मतलब आप नेक्स्ट डे जब देखेंगे तो आप में बहुत सारी आपको उसमें डेफिशिएंसी नज़र आएगी। 2-3 दिन बाद फिर देखेंगे उसे, तो आपको मे भी कोई और डेफिशिएंसी नज़र आए, आप उसे इम्प्रूव कर सकें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका टाइटल जो है मतलब इनकम्प्लीट होता है, हाफ है, वो फुली थीम प्रेजेंट नहीं कर रहा होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे कंप्लीट जो है वो आपने करना है। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि 2-3 लाइनों में टाइटल ले जाएं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट हो और आपका मेन थीम जो है वो कन्वे कर रहा हो। और एक बात याद रखें, ये टाइटल है, ये एक सेंटेंस नहीं होता कि आप एक सेंटेंस पूरा लिखें और आगे फुल स्टॉप डाल दें, ऐसा नहीं है। ये टाइटल होता है और उसके आगे फुल स्टॉप नहीं आता। आप ब्रैकेट में ज़रूर लिख सकते हैं आप केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान, या इस तरह फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी कर सकते हैं एन एम्पिरिकल नेक्सिस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन केस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन एम्पिरिकल नेक्सिस बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अ केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। ये देखिए मैंने आपको एग्जांपल दी है, तो ये एक मेन थीम भी कन्वे कर रहा है, शॉर्ट भी है, तो इस तरह के टाइटल होने चाहिए। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली जो है ये
टर्म पेपर के हवाले से मतलब है कि जब आपका टर्म पेपर फुली फाइनलाइज्ड हो जाए तो एंड पे जाके आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ठीक है, फाइनलाइज्ड होने के बाद। होता ये स्टार्ट में है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कंटेंट्स सेट किए थे कि किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। तो टाइटल पेज के जो है वो बाद आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं। तो प्लेस इसकी वहीं पे है। एंड पे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी स्टडी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर लें तब एब्स्ट्रैक्ट को लिखा जाता है। बेसिकली इसमें जो मेन थीम है कंप्लीट आपकी कह लें समरी टाइप होता है, मेन थीम आपने प्रेजेंट करना होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट की जो लेंथ है वो तकरीबन 300 वर्ड्स 350 वर्ड्स के नज़दीक होती है। एक आप कह लें पैराग्राफ की सूरत में लिखा जाता है इसे एब्स्ट्रैक्ट को। तो 7 to 8 लाइंस आप कह लें, या 300 to 350 वर्ड्स पे जो है वो इसके अराउंड इसके वर्ड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी रिसर्च स्टडी कंप्लीट हो जाए तब आपने इसको लिखना है। ये आपका मेन थीम जो है उसको प्रेजेंट करे। बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो है आपके मेन थीम को जो है वो प्रेजेंट करे, आपके मेथडोलॉजी को प्रेजेंट करे कि व्हाट मेथडोलॉजी यू हैव अडॉप्टेड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, वो उसको एक्सप्लेन करे। एंड व्हाट इज़ योर कंट्रीब्यूशन एज वेल एज व्हाट इज़ योर पॉलिसी यू हैव सजेस्टेड बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, मैं आपको पॉइंट्स की सूरत में भी बताना चाहता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। एक तो स्टार्ट में एक लाइन आपकी मोटिवेशन ऑफ द स्टडी को प्रेजेंट करे, और यू कैन से दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को प्रेजेंट करे, और साथ आपका ऑब्जेक्टिव फिर मेंशन हो। ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपने मेथडोलॉजी बतानी है विच यू हैव अडॉप्टेड टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। मॉडल बताना है, मेथडोलॉजी बतानी है कि किस मॉडल को किस मेथडोलॉजी के ज़रिए आपने अचीव करने की कोशिश की है। और व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, क्या आपकी फाइंडिंग्स आई हैं, क्या कंक्लूजन है। और अगर फिर एंड पे पॉलिसी अगर आपने कोई सजेस्ट की है तो वो आपने बतानी है। तो इस तरीके से आप अपना मेन थीम जो है ऑफ द स्टडी आप एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में जो है वो वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, must contain the main theme, methodology and contribution as well as policy if suggested based on empirical finding। वो पॉलिसीज़ तो में भी आपने बहुत ज़्यादा सजेस्टेड की हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने एक मेन पॉलिसी आपने डिस्क्राइब करनी है, प्रेजेंट करनी है जो आपके टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड हो और आपकी फाइंडिंग से सजेस्टेड हो। कोई भी ऐसी पॉलिसी सजेस्ट नहीं करनी जो आपकी फाइंडिंग पे बेस ना करती हो। आपकी फाइंडिंग्स पे बेस करती हो वो पॉलिसी आपने यहाँ पे सजेस्ट करनी है। तो इस तरीके से आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। और ये आप कह लें कि जब आपकी स्टडी टोटली फाइनलाइज कंप्लीट हो जाती है फिर एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ टर्म पेपर। हम जो टर्म पेपर का इंट्रोडक्शन लिखते हैं वो कैसे, उसमें कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। आप तो नंबर 1 ये कि आपने पहले एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखे हैं, उनको हेडिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। तो फर्स्ट हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन पे 1 पॉइंट आपने नंबरिंग देनी है इंट्रोडक्शन को। 1 इंट्रोडक्शन, सेक्शन 1 कह लें इसे। ठीक है, आपने इस तरीके से नंबर जिस तरह मैंने दिया हुआ आपके सामने स्लाइड में इस तरीके से नंबर मेंशन करना है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन बेसिकली जस्टिफाई द इशू, highlight the issue. Discussion may represents that it is a hot cake that is being discussed or being investigated in the present study. This is the main problem that is under discussion, that is under investigation, and prove it with the help of theoretical and empirical evidence. अब बेसिकली आप करते क्या हैं, हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कशन करनी होती है अपने टॉपिक की। बेसिकली हमने क्या करना था, मोटिवेशन देनी होती है अपने टॉपिक की तरफ कि डैट इज़ द हॉट इशू डैट यू आर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन दिस प्रेजेंट स्टडी। मतलब आपकी डिबेट से ये लगना चाहिए, ये लिखना नहीं है कि दिस इज़ अ हॉट स्टडी। आप जो डिबेट कर रहे होंगे वहाँ पे उससे ये लगना चाहिए, उससे ये अट्रैक्ट होना चाहिए कि आप जो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं डैट इज़ द करंट इकोनॉमिक डिबेट, डैट इज़ द हॉट इकोनॉमिक डिबेट। ठीक है, डैट इज़ द करंट इकोनॉमिक इशू। आप उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं। आपकी डिबेट से आप जो डिस्कशन कर रहे हैं उससे ये लगना चाहिए, आपका टॉपिक जो है वो हाईलाइट होना चाहिए, आपका जो इशू है जिसे आप इन्वेस्टिगेट करने चाहिए जा रहे हैं वो हाईलाइट होना चाहिए। ये बेसिकली ये जस्टिफिकेशन होती है कि आप ये स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों कंडक्ट कर रहे हैं।
ठीक है, ये स्टडी आप क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्यों इसको एनालाइज कर रहे हैं, ये उसकी जस्टिफिकेशन होती है। और ये काम जो है, ये मोटिवेशन का काम, जस्टिफिकेशन का काम, इशू को हाईलाइट करने का काम, ठीक है, करंट आपकी जो डिबेट है उसको करंट डिबेट साबित करने का जो काम है, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एविडेंस। थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल एविडेंस की वजह से कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल एविडेंस और एम्पिरिकल एविडेंस में क्या डिफरेंस है? देखिए, थ्योरेटिकल एविडेंस ये है कि हम जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं उनकी मदद से जो है वो इसको डिस्क्राइब करें। इकोनॉमिक थ्योरीज़ कैसे होती हैं? लाइक मतलब आप प्रीवियस इकोनॉमिक स्टडीज़ को आप ले सकते हैं, जो आपसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, आप उनकी मदद से आप जो है यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ मोटिवेशन दे सकते हैं और उन स्टडीज़ को आप साइट कर सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई चीज़ कोई टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है जो किसी प्रीवियस स्टडीज़ ने डिफ़ाइन की थी, तो आप उसको एज इट इज़ वर्ड्स में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, और फिर उस स्टडी को भी साइड कर दें। इन्वर्टेड कॉमास में जब आप लिखेंगे तो वो एज इट इज़ आप सेम वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं विच हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्रीवियस स्टडी, फिर वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपने जो पॉइंट्स प्रीवियस स्टडी से लिखने हैं तो आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे और उन स्टडीज़ को साइट करेंगे। तो ये थ्योरेटिकल एविडेंस होगी कि थ्योरेटिकल एविडेंस के ज़रिए आप अपने टॉपिक की तरफ जो है वो मोटिवेट कर सकेंगे प्रीवियस स्टडीज़ को साइट करके, उनकी हेल्प की मदद से। ठीक है, 2-3 पैराग्राफ जो है वो इससे बन सकते हैं थ्योरेटिकल एविडेंस से। इसी तरह और ये कोशिश करें कि ये सीक्वेंस वाइज हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ताकि एक सीक्वेंस नजर आए कि पिछली स्टडी ने किस तरफ मोटिवेट किया है, सेकंड स्टडी ने किस तरफ मोटिवेट किया है। तो ये तमाम आपके टॉपिक से रेलिवेंट होने चाहिए, जो ये मोटिवेट करे आपको कि जो ये मोटिवेट करे आपकी स्टडी की तरफ, जो ये रिप्रेजेंट करे कि आप जो इन्वेस्टिगेट करने चाह रहे हैं, डेट इज़ अ करंट इकोनॉमिक डिबेट, हॉट डिबेट। दूसरा है एम्पिरिकल एविडेंसेस। एम्पिरिकल एविडेंसेस, तो दूसरा पॉइंट है कि एम्पिरिकल एविडेंस के ज़रिए भी आप अपने टॉपिक की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे लेट से कि आपका टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन केस ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लास्ट ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, पिछले 10 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो कितना रहा है, ठीक है, और किन किन वेरिएबल्स का प्रोमिनेंट रोल रहा है। आप डेटा की मदद से, एम्पिरिकल एविडेंस क्या होती है, आप डेटा की मदद से इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा लें या कोई और कहीं से डाटा ले लें, आप डेटा की मदद से अपने टॉपिक की तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करें। डाटा की मदद से जो है ये सारे काम, मतलब कि अपने टॉपिक की तरफ मोटिवेशन या हॉट डिबेट, करंट डिबेट बताने के लिए तो अपने डाटा का सहारा लें। ठीक है, तो डाटा की मदद से यहाँ पे आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं डाटा की मदद से। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे मैं यहाँ पे बताऊँगा कि लास्ट पिछले 20 सालों में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ देखें तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एवरेज जो है वो 5% 6% पे जा रही है। तो मैं ग्राफ बना के बताता हूँ कि 20 सालों का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का ये पाकिस्तान में ग्राफ रहा है। ठीक है, साथ में बताता हूँ कि पावर्टी का ग्राफ डिक्लाइन नहीं हुआ, पावर्टी का ग्राफ बनाता हूँ। साथ में मैं जो है वो आप कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ बनाता हूँ और ये रिप्रेजेंट करता हूँ कि देखें एक इकोनॉमिक ग्रोथ का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, जबकि पावर्टी का ग्राफ इतना नीचे नहीं आया, अनएम्प्लॉयमेंट का ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, दिस इज़ नॉट इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इस इकोनॉमिक ग्रोथ के फ्रूट्स जो है वो बेस लाइन पे आप कह लें कि पुअर पीपल पे जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। इट मीन्स के इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई। तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द पैटर्न ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन केस ऑफ पाकिस्तान। अब देखें ना, मैंने डाटा एक्सप्लेन किया और उसकी मदद से मैं अपने टॉपिक की तरफ ले आया, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ ले आया कि देखें कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है लेकिन पावर्टी डिक्लाइन नहीं कर रही। मैंने फिगर्स की मदद से बताया, फैक्ट एंड फिगर्स की मदद से, डाटा की मदद से बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी पिछले 20 सालों में अच्छी हुई है लेकिन पावर्टी रेट डिक्लाइन नहीं हुआ, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन नहीं हुआ। इट मीन्स ये सारा मैंने फैक्ट एंड फिगर की मदद से बताया, थ्योरेटिकली नहीं, एम्पिरिकली बताया है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इट मीन्स के इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुई है, क्योंकि फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए अमंग पुअर पीपल।
तो इस तरीके से जो है वो आप एम्पिरिकल एविडेंस के ज़रिए ये सारी बातें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 पैराग्राफ थ्योरेटिकल एविडेंस के बनाएं, 2-3 पैराग्राफ एम्पिरिकल एविडेंस के बनाइए। ज़रूरी नहीं है 2-3 ही बनाने हैं, आप अपने टॉपिक के लिहाज से कर सकते हैं सारा इसे मैनेज। तो बेसिकली मकसद ये है कि आप अपने टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिबेट को जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ लेके आएंगे बेसिकली। ठीक है, साइटेशन कैसे देनी है, साइटेशन का मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से स्टडीज़ को साइट करना है, तो आपने ज़रूर उस पैटर्न को फॉलो करना है। साइटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस इज यूज करंट फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ रिसर्च एंड वेरिएबल। और एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि रेलिवेंट फैक्ट एंड फिगर यूज़ करने हैं। कोई भी ऐसा वेरिएबल, कोई भी ऐसा फैक्ट एंड फिगर यूज़ नहीं करना जो आपके टॉपिक से, आपके वेरिएबल से इररेलीवेंट हो, जिसको आपने अपनी स्टडी में इन्वेस्टिगेट ना करना हो। ऐसा टॉपिक हरगिज़ नहीं लेना, ऐसा वेरिएबल आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करना जिसको आप अपनी स्टडी में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे। कोई भी इररेलीवेंट टाक हरगिज़ नहीं करनी, कोई भी इररेलीवेंट सेंटेंस हरगिज़ नहीं लिखना। ऐसा वेरिएबल जिसको आप अपनी स्टडी में अकोमोडेट नहीं कर रहे, जिसको आप अपनी स्टडी में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, जो वेरिएबल आपके मॉडल में नहीं है, उसको जो है वो हाईलाइट करने की, उसको यूज़ करने की अपने सेंटेंसेस में बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये बात का ख्याल रखिएगा, कोई भी इररेलीवेंसी नहीं होनी चाहिए। तो आपकी डिबेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये जो आप कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आए। जिस तरह मैंने अभी कहा एंड पे, ये मैंने अपनी जो मैंने एग्जांपल दी थी इंक्लूसिव ग्रोथ की, तो कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है लेकिन पावर्टी डिक्लाइन नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन नहीं हो रही। मैंने फैक्ट एंड फिगर से बताया, इट मीन्स के इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही। सो इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके जो फ्रूट्स हैं वो पुअर पीपल में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द पैटर्न्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और टू डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन केस ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरीके से मतलब मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ आऊँगा। तो आप फिर जो है अपनी डिबेट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ लेते आएंगे और फिर 1.1 हेडिंग देंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की हेडिंग देंगे। और यहाँ पे आप अपने रिसर्च गैप की मदद से जो है अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करेंगे। मस्ट कंटेन्स द रिसर्च गैप एंड स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम डैट यू आर इन्वेस्टिगेटेड इन द प्रेजेंट स्टडी। ओनली 1 पैराग्राफ आपने लिखना है, क्लियर कट हो एंड टू द पॉइंट हो। सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है आपने, 4-5-6 लाइनों का, टू द पॉइंट हो, क्लियर कट हो। आपने इसमें रिसर्च गैप बताते हुए अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करना है डैट यू आर इन्वेस्टिगेटेड इन द प्रेजेंट स्टडी, जो इस आप स्टडी में इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हो। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे स्पेशली फोकस रखना है। मैं आपसे प्रेजेंटेशन में भी जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में पूछूंगा कि कैसे आपने इसको मैनेज किया, क्या है। देन 1.2 हेडिंग देंगे आप, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आर गिवन एज अंडर, टू इन्वेस्टिगेट द डिटर्मिनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन केस ऑफ पाकिस्तान। सेकंड, टू सजेस्ट पॉलिसी रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल फाइंडिंग्स। अब देखें मैंने ये 2 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, ये बुलेट्स में आपने लिखने हैं ऑब्जेक्टिव्स और इस तरीके से लिखने हैं द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। आप ये लिखना ही गवारा नहीं करते कुछ स्टूडेंट्स, ये द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी आर गिवन एज अंडर, बस आप लोग ऐसे ही लिख के। तो ये थोड़ा तरीके से मैनेज करना है आपने और दोनों ऑब्जेक्टिव बुलेट्स में लिखने हैं अच्छे तरीके से। देन 1.3 हेडिंग देंगे आप, 1 या 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपने उन्हीं को लिखना है, बस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं लिखने क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव होंगे आपने उतने ही मैंने चेक करने के अचीव किए हैं या नहीं। 1.3 हेडिंग देंगे आप, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी। तो इसमें बेसिकली आप इस 1 पैराग्राफ लिखेंगे कि नेक्स्ट आपका जो टर्म पेपर है वो क्या क्या प्रेजेंट कर रहा है। सेक्शन फॉर एग्जांपल सेक्शन 2 प्रेजेंट्स द रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड सेक्शन 3 रिप्रेजेंट्स द मॉडल स्पेसिफिकेशन एंड वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, 4 सेक्शन विल रिप्रेजेंट। तो आप ये किसी भी आर्टिकल से देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इंट्रोडक्शन के एंड पे ज़रूर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी दी होगी, तो आप वहाँ से हेल्प लेके आप अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टडी लिख सकते हैं। ये बेसिकली फर्दर प्लान ऑफ योर स्टडी होता है कि आपने नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
हाउ टू राइट द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सेकंड जो सेक्शन बनता है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, तो वो किस तरीके से आपने लिखना है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड आप हेडिंग देंगे टू, और इस तरीके से लिखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपने जब स्टार्ट में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देंगे, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर स्टार्ट करेंगे। 2-3 लाइनों में इंट्रोडक्शन के आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर के सेक्शन भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी, योर इन्वेस्टिगेशन, उस पर डिपेंड करता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड के क्या सेक्शन बनाने की ज़रूरत है। या सारे जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है सारे एक टॉपिक से ही रेलिवेंट है। अगर इसके डिफरेंट फेजेस बनते हो तो आप इसके सेक्शंस भी बना सकते हैं। रीसेंट एंड रेलिवेंट डिबेट लिटरेचर रिव्यू, आपने कोशिश करनी है कि करंट आर्टिकल्स हों, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हों। ऐसा ज़रूर है कि आप पिछले 20 सालों का डाटा अगर यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, एम्पिरिकल स्टडी के लिए, तो आप उन 20 सालों तक ही रखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उससे पीछे का ना आप कोट करें, ठीक है। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, किसी एक सीक्वेंस में होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें, मतलब करंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले और फिर उससे प्रीवियस। एक आर्टिकल का यहाँ पे एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक पैराग्राफ की सूरत में होगा, ठीक है, कोई 5, 6, 7 लाइंस। एक आर्टिकल का, एक रिसर्च आर्टिकल कोई आपने उससे रेलिवेंट, जो आपकी स्टडी से रेलिवेंट है, उसकी आप कह रहे हैं कि समरी लिखेंगे, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहलाता है। और ये उनके ऑथर्स के नेम से स्टार्ट होगा। इसकी साइटेशन जो है वो स्टार्ट में होगी, एंड पे नहीं होगी, ऑथर के नेम से स्टार्ट होगा। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, ये आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे फर्दर स्टडी के लिए भी। आप जो स्टडी जिस आर्टिकल को आप यहाँ पे कोट कर, आर्टिकल का आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखेंगे, उसके नेम से, ऑथर नेम से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली शॉर्ट समरी होगी ऑफ हाउ टू इन्वेस्टिगेशन इज़ डन, समरी ऑफ द आर्टिकल। इट मे कंटेन्स ऑब्जेक्टिव, मॉडल, methodology, result, conclusion, policy if any and critical review of that article। ये समझ लें कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चीज़ें हैं, तो 7 लाइनें ही होनी चाहिए, या इससे कम ज़रूर हो सकती हैं। बेसिकली आपने क्या करना है कि आमिर एंड शहजाद 2019 investigated the determinants of inclusive growth in case of Pakistan for the period of 1990 to 2017। अब देखिए मैंने इस लाइन में क्या क्या बताया है। मैंने इस लाइन में जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी बता दिया है, मैंने उसका टाइम पीरियड बता दिया है, मैंने उसका क्रॉस सेक्शन भी बता दिया है। एक लाइन में क्या चीज़ें बताई हैं, एक तो ऑथर्स नेम बताए हैं मैंने, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव बताया है, उसका क्रॉस सेक्शन बताया कि वो किस एरिया के लिए स्टडी कर रहा है पाकिस्तान के लिए। फिर मैंने उसका टाइम पीरियड भी बताया स्टडी का कि वो 1990 से लेकर 2017 तक जो है वो डाटा को एस्टिमेट कर रहा है। तो ये बताना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। देन उसका मॉडल, उसने कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं, कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ किए हैं, वो बताएं आप। देन उसने कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की है, उसने टाइम सीरीज डाटा यूज़ किया है, उसने यूनिट रूट टेस्ट लगाया है, उसने ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल लगाया है। जो भी मॉडल उसने एस्टिमेट किया है, ठीक है, जो भी मॉडल उसने यूज़ किया है, जो भी मेथडोलॉजी उसने यूज़ की है अपने मॉडल को सॉल्व करने के लिए, अपने मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए, वो उस मेथडोलॉजी के बारे में बताएं। दैन उसके जो रिजल्ट हैं, कंक्लूजन है, वो बताएं आप। मेन ज़ाहिर है उसने तो लेंथ में लिखे होंगे। और देन पॉलिसी अगर उसने कोई दी है, कोई मेन पॉलिसी है, वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर देंगे। एंड क्रिटिकल रिव्यू ऑन दैट आर्टिकल, आपने उस पर क्रिटिसाइज़ करना है। ये पॉइंट्स एंड पे जो है वो ये डिफ़िकल्ट होगा, बाकी सारा तो आपने उसके आर्टिकल में से निकालना है। अब ये वाला पॉइंट ये आपका कंट्रीब्यूशन है कि आपने उसको क्रिटिसाइज़ करना है। आप उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेथडोलॉजी, आप उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, आप उसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट पॉलिसी इम्प्लीकेशन। ये काम आपने करना है कि आपने एक लाइन में, मतलब आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर ख़त्म हुआ जहाँ पे आपने उसकी पॉलिसी बताई कोई एक,
अब उसने बहुत सारी पॉलिसीज दी होंगी, यहाँ पे आप उसकी मेन पॉलिसी आप उसके एब्स्ट्रैक्ट में से ये सारा कुछ आपको उसके एब्स्ट्रैक्ट में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट में नहीं है तो फिर आपको अंदर देखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारा कुछ रिव्यू ऑफ लिटरेचर से रिलेटेड ये आप उसके एब्स्ट्रैक्ट में से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन प्लेजराइज्ड वर्क नहीं होना चाहिए। मीन्स ये सारा आपकी अपनी वर्डिंग में हो, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज ये प्लेजरिज्म में आएगा। आप उसने कंक्लूजन और उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन आपने मेन रिजल्ट यहाँ पे कोट करने होंगे, तभी जो है आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर को 7 to 8 लाइन में कंप्लीट कर पाएंगे। और जितने भी आर्टिकल्स का आपने तकरीबन 20 आर्टिकल्स का रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखना है अपने टर्म पेपर के लिए, तो उन 20 आर्टिकल का रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तमाम रिव्यू ऑफ लिटरेचर की लेंथ एक जितनी होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर 3 लाइनों का है और दूसरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो 7 लाइनों का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है, उसकी लेंथ एक जितनी होनी चाहिए, 6 to 7 लाइन या 6 लाइन जितना भी बनता है आपका। तमाम रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, रिसेंट पहले और फिर उससे प्रीवियस। इसी तरह जो एंड पे क्रिटिकल रिव्यू करना है आपने एक लाइन में वो लिख सकते हैं, हाउ एवर द स्टडी फेज टू हाईलाइट दिस वेरिएबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप करना चाहें किसी तरीके से आप उसको किसी वेरिएबल की बेस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उसको मेथडोलॉजी की बेस पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इट विल बी ईजी इफ़ यू हैव रिटन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर मोर देन 5 or 6 आर्टिकल। ये तब ईजी होगा जब आप बहुत सारी स्टडीज़ का रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिख रहे होंगे, क्योंकि तमाम आर्टिकल जो 20 आपने कलेक्ट किए हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने के लिए वो आपकी स्टडी से रेलिवेंट हैं। तो किसी एक आर्टिकल में, ठीक है, जो डेफिशिएंसी होगी ज़रूर दूसरे वाले में ओवरकम की गई होगी या उसने क्रिटिसाइज़ किया गया होगा, तो आप दूसरे आर्टिकल को जब स्टडी करते हैं उसकी बेस पे पहले वाले को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। किसी और आर्टिकल को देखते हैं उसकी बेस पे पहले वाले को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको क्रिटिसाइज़ करना है। And important at the end of review of literature, provide summary of major deficiencies in the literature and commit your expected contribution। आपने ये जैसे 20 पैराग्राफ्स आपने लिख लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर के, उसके बाद एक और पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप जो प्रीवियस रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिस्कस किया गया है उसको समराइज करेंगे, उसकी मेजर डेफिशिएंसीज को, और उन डेफिशिएंसीज को समराइज नहीं करना जिनको आप अपनी स्टडी में अकोमोडेट नहीं कर रहे। कोशिश करना है उस डेफिशिएंसीज को समराइज करना है जिसको फिर आप अपनी स्टडी में अकोमोडेट कर रहे हो। आप अपने कंट्रीब्यूशन बताते हैं फिर साथ ही कि ये मेजर डेफिशिएंसी जो है हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द प्रीवियस स्टडीज़, सो वी विल अकोमोडेट दिस इन दिस प्रेजेंट स्टडी एंड आवर कंट्रीब्यूशन विल बी दिस। आप अपना कंट्रीब्यूशन फिर बताएंगे। आपने जितनी रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आर्टिकल दिख रहे हैं उनकी डेफिशिएंसीज को समराइज करेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन बताएंगे लास्ट पैराग्राफ में। इस तरीके से आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो मेंशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आप हमारे जूम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस मेरे से कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, इसको टर्म पेपर को फाइनलाइज करते रहें, उसको इम्प्रूव करते रहें पहले से। अगर फिर भी जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी जो आए आप मुझे गूगल क्लासरूम में भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।